हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें एक टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोकियोमेट्री। ये फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे बेसिक चैप्टर है। ये आईआईटी और नीट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर साल इससे क्वेश्चन आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले आज हम इसे क्वेश्चन के माध्यम से रिवाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है, 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम 200 मिलीग्राम ऑफ CO2, देन फाइंड मोल्स ऑफ CO2। देखो, जब सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन आए, यहाँ पर देखिए मॉलिक्यूल्स दिया गया, मोल्स के बारे में पूछा गया और ग्राम दिया गया। तो सबसे पहले मोल्स फाइंड, जो मोल्स कितने बचे हैं, तो हमें सबको एक में कन्वर्ट करना होगा। इसके दो तरीके करने के हैं, या तो हम मॉलिक्यूल्स को मोल में कन्वर्ट कर लें, इसको भी मोल में कन्वर्ट कर दें तो सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। या तो मॉलिक्यूल ये दिया है, इसको भी मॉलिक्यूल में करें, फिर मॉलिक्यूल्स को घटाएं, फिर मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल को सब्ट्रैक्ट करें, फिर मोल्स में कन्वर्ट करें तो आएगा। तो सबसे आसान तरीका यही है, मॉलिक्यूल्स को मोल में कन्वर्ट करें, मिलीग्राम को मोल में कन्वर्ट करें और मोल से मोल को सब्ट्रैक्ट करें, जो कुछ आएगा वही लेफ्ट अमाउंट होगा CO2 का। तो देखते हैं कैसे करते हैं ना। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स इन 10 के पावर 21 मॉलिक्यूल्स। ठीक, मतलब 10 के पावर 21 मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। मतलब कि 10 के पावर 21 मॉलिक्यूल CO2 है तो कितने मोल्स होंगे। आपने पढ़ा होगा कि कैसे ग्राम से मोल निकालते हैं, मोल से कैसे वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम से कैसे मोल निकालते हैं, फिर मोल दिया रहेगा कैसे मॉलिक्यूल निकलती है। इंटर कन्वर्जन आपने पढ़ा होगा, है ना। तो हम जानते हैं कि हम ये मान के चले, आप थ्योरी पढ़े होंगे। तो इस क्वेश्चन को टैकल करते हैं। इसको कैसे करेंगे, तो मतलब कि सबसे पहले मॉलिक्यूल्स को मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो आप पढ़ेंगे जब कोई मॉलिक्यूल दिया रहता है, मोल में कन्वर्ट करना होता है, तो क्या करते हैं, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स इन 10 के पावर 21 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 तो कितना होगा, 10 के पावर 21, 10 के पावर 21 मॉलिक्यूल। एवोगाड्रो नंबर आपको पता है 6.023 इंटू 10 के पावर 23, है ना। जब इसको आप डिवाइड कर देंगे तो कुछ आएगा, जो लगभग आता है कितना, 1.7 इंटू 10 के पावर 1.7 इंटू 10 के पावर -3। ठीक, मतलब इतने मॉलिक्यूल्स में इतने मोल्स हैं इसके CO2 के। उसी तरह अब आपको इसको भी मोल्स निकालेंगे कि 200 मिलीग्राम में कितने मोल होंगे CO2 के। नंबर ऑफ मोल्स इन 200 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम ऑफ CO2। आपने पढ़ा है मोल को निकालने के लिए ग्राम में वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करके मोल निकालते हैं। तो कितना ये ग्राम होगा, 200 इंटू 10 के पावर -3 अपॉन CO2 का मॉलिक्यूलर वेट। आप CO2 का किसी भी का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं, हर एटम का एटॉमिक वेट को ऐड करते जाते हैं। यानी कि कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होगा, 12 होगा और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 32। तो टोटल कितना रहेगा, 44। यानी कि CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 44। इससे जब डिवाइड कर देंगे तो जो कुछ आएगा वो कितना जाएगा, वो मोल, नंबर ऑफ मोल्स होंगे कितने मॉलिक्यूल्स में, तो कितना जाएगा 4.5 इंटू 10 के पावर -3 आएगा, -3। अब देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा ये, कि अब देखो क्या कहा था कि 10 के पावर 21 मॉलिक्यूल्स रिमूव्ड फ्रॉम 200 मिलीग्राम ऑफ CO2। मतलब कि 200 मिलीग्राम CO2 के में से 10 के पावर -21 मॉलिक्यूल रिमूव है। तो मतलब कि इतने मोल में से इतना रिमूव किया गया था, तो जो कुछ बचेगा वो CO2 के मोल होगा, है ना। तो लिख लीजिए सीधे सीधे, अब आंसर आ जाएगा।
लेफ्ट मोल्स ऑफ CO2, कितने में से कितना निकाला गया था? 4.5 इंटू 10⁻³ में से इतने में से इतना मोल निकाला गया था। कितना है? 1.7 इंटू 10⁻³ यानी कि 10⁻21 मॉलिक्यूल में से 200 मिलीग्राम जितने मोल होते उतना निकाला गया था। जो होगा यानी कि इतने मोल में से इतना निकाला गया, जो लेफ्ट अमाउंट होगा वही मोल्स बचेगा। जब इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो लगभग 2.8 इंटू 10⁻³ इतने मोल्स बचेंगे। तो सबसे पहले ये हमने एक वैरायटी क्वेश्चन की बताए। इस तरह से आप इस तरह ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको आप लिख के समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन के बारे में आपको बताते हैं। कैलकुलेट the mass percent of sodium in sodium sulfate Na2SO4। देखो यहाँ पर परसेंटेज आपको मतलब हम एक के बारे में बताएंगे। इस तरह से किसी भी एलिमेंट में, किसी भी कंपाउंड में, किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज आप निकाल लेंगे। जैसे क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ सोडियम इन सोडियम सल्फेट, मतलब कि सोडियम सल्फेट मॉलिक्यूल में सोडियम का मास परसेंट कैसे निकालते हैं। तो देखो एक सिंपल फार्मूला होता है मास परसेंट निकालने का। मास परसेंट क्या होता है? जिस एलिमेंट का मास परसेंट निकालना होता है उस एलिमेंट का जो मास होता है, उस कंपाउंड में क्या मास है अपॉन टोटल मॉलिक्यूल का मास इंटू 100 करते हैं, मास परसेंट आ जाता है। यानी कि मास परसेंट ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ दैट एलिमेंट, मास परसेंट ऑफ किसी भी कंपाउंड का, मास परसेंट किसी भी एलिमेंट का इन कंपाउंड कैसे निकालते हैं? मास परसेंट ऑफ एलिमेंट ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। तो सॉल्यूशन को सॉल्व करके देखते हैं। मास परसेंट ऑफ एलिमेंट, हम ये बेसिक चीज बता रहे हैं किसी भी एलिमेंट के, है ना। मास परसेंट ऑफ एलिमेंट, mass of element in the compound, mass of element in compound upon molecular mass of compound into 100। मतलब जिस एलिमेंट का मास परसेंट निकालना होता है उसका मास निकालते हैं उस कंपाउंड में कितना है, और अपॉन टोटल मॉलिक्यूलर वेट उस कंपाउंड का इनटू 100। तो मास परसेंट ऑफ, जैसे आपको सोडियम का निकालना है तो मास परसेंट ऑफ सोडियम, जैसे मास परसेंट ऑफ सोडियम पे निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो सोडियम का मास ऑफ सोडियम इन सोडियम सल्फेट, मास
ऑफ सोडियम इन सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोडियम सल्फेट Na2SO4 इंटू 100 अब देखो यहाँ यानी कि सोडियम सल्फेट के एक मॉलिक्यूल में 2 मॉलिक्यूल सोडियम के हैं, 2 सोडियम एटम है और एक सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है। तो एक सोडियम का आप जानते हैं एटॉमिक वेट कितना होता है, एक सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है 23, तो 2 होंगे तो कितना हो जाएगा 46। और सोडियम का ओवरऑल मॉलिक्यूलर वेट लगभग कितना होता है, सोडियम का मॉलिक्यूलर वेट 142 होता है। कैसे निकालते हैं अभी बताते हैं। देखिए मॉलिक्यूलर वेट जैसे किसका Na2SO4 मॉलिक्यूलर वेट कितना, 2 एटम है एक सोडियम का 23 प्लस सल्फर का कितना हो जाएगा 32 और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 16 यानी कि 4 इंटू 16 कितना देगा 142। जब ये 142 हो जाएगा इस तरह से आप निकालेंगे, हाँ तो इस तरह से इसका परसेंटेज निकालेंगे यानी कितना हो जाएगा 46 अपॉन 142 इंटू 100। ठीक, अब इसको डिवाइड कर देंगे तो कि मास परसेंट ऑफ सोडियम आ जाएगा, लगभग कितना आ जाएगा 32.4% आएगा, लगभग 32.5% इसमें सोडियम है सोडियम सल्फेट में। तो इस तरह से आप ऑक्सीजन का भी निकाल सकते हैं, इस तरह से सल्फर का भी परसेंटेज निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट में, किसी भी मॉलिक्यूल में किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज कितना है। ठीक, ज्यादा कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि यूरिया में NH2CONH2 में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है, तो इसी तरह से निकालेंगे। ठीक इसी तरह से। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब हम आपको जो है कि एक एम्पिरिकल फार्मूला निकालना कैसे जाता है, मॉलिक्यूलर परसेंटेज दे देता है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बनाते हैं, है ना। एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड। Determine the empirical formula of an oxide of iron in which 69.9% iron and 13.1% oxygen by mass। इसमें दिया गया है एटॉमिक वेट आयरन का दिया गया कितना 55.85 दिया गया, AMU होता है एटॉमिक मास यूनिट में, और ऑक्सीजन का दिया गया है 16 AMU। ये आपको इक्वेशन में दे दिया है, अगर इक्वेशन में ना दिया रहता तो फिर भी आप यहाँ पर जानते ही रहते हैं, क्योंकि आयरन का आप जानते हैं लगभग 56 माना जाता है और ऑक्सीजन का 16।
तो इस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा, मतलब जब भी आपको कहेगी एम्पिरिकल फार्मूला, और इससे रिलेटेड हर दूसरे साल क्वेश्चन इससे आता है, हर दूसरे साल इससे क्वेश्चन आता है, कभी कभी तो रिपीट भी हो जाते हैं। तो इसमें क्या करता है, जैसे आपको कुछ एलिमेंट दिया गया है, कौन कौन दिया गया है, आयरन दिया गया है और ऑक्सीजन दिया गया है ना। एलिमेंट दिया गया है, कौन कौन से एलिमेंट हैं, एलिमेंट दो एलिमेंट दिए गए हैं, आयरन और ऑक्सीजन। अब आपको इसका परसेंटाइल दिया गया है, परसेंटाइल कितना है इसका, परसेंटेज इसमें कितना है इनका 69.9%, ऑक्सीजन का कितना है 13.1%, है ना। अब आपको एटॉमिक वेट पता है, जब एटॉमिक वेट पता है तो इनका हम सिंपल मोल निकाल सकते हैं, है ना। इस एलिमेंट में सिंपल मोल निकालते हैं, है ना, सिंपल मोल्स, मोल्स ऑफ, सिंपल मोल्स निकालते हैं। इसी को रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स भी कहते हैं, मोल्स या विक्रिया भी जानते हैं, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, है ना। मोल्स है सिंपल। अब इसमें क्या, जितने परसेंटाइल पाया जाएगा उसके एटॉमिक वेट से इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी कि इसमें क्या देंगे 69.9, इसका 55.85, है ना, और इसका 13.1 अपॉन ऑप्शन का 60, है ना। जब इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग ये आएगा 1.25, ये आएगा 1.28 के इर्द आएगा, है ना, 1.28 या 1.88 इतना आएगा। ये सिंपल मोल्स आ गए। जब सिंपल मोल्स आ गए, है ना, सिंपल मोल्स आ गए, जब सिंपल मोल्स आ जाते हैं तो इनका सिंपल मोलर रेशियो निकालते हैं। अब सिंपल मोलर रेशियो कैसे निकालते हैं, जितने भी एलिमेंट दिए रहेंगे उसका जो सबसे लोवेस्ट रहता है उससे डिवाइड करते हैं, उससे डिवाइड करते तो एक सिंपल रेशियो आता है, और वो इंटीजर में होगा तो उसको सिंपल बना लेंगे, तो सिंपल मोलर रेशियो निकालते हैं। सिंपल मोलर रेशियो, सिंपल मोलर रेशियो, सिंपल मोलर रेशियो में आपको बताया था जो सबसे लोवेस्ट नंबर हो उससे डिवाइड करते हैं, यानी कि इसमें किससे 1.25 अपॉन, इन दोनों सबसे छोटा कौन, यही है 1.25, तो इसका लगभग 1 आ जाएगा, और ये कितना है 1.88 अपॉन 1.25 से डिवाइड कर देंगे, तो लगभग जो रहता है कि ये आएगा 1.5। अभी भी देखिए यहाँ पॉइंट है, यहाँ कुछ नहीं, तो इसको सिंपल वन में बनाएंगे, सिंपल होल नंबर बनाएंगे इसका। जब सिंपल होल नंबर बनाएंगे इसको सबसे पहले सिंपल होल नंबर, होल नंबर, तो सिंपल होल नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे, अगर इसका पॉइंट को हटाते हैं तो यहाँ 10 से कर दें तो कितना हो जाएगा, जब सिंपल ये 10 हो जाएगा, ये सिंपल ये 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तो 5 से जब जब डिवाइड करें 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो लगभग कितना है 2 और 3। तो जो आयरन का ऑक्साइड था, अब मतलब कि आयरन और ऑक्सीजन का जो रेशियो था कितना था 2H2 3 था, है ना। 2H2 3 होने का मतलब क्या, यानी कि क्या कर सकते हैं 2H2 3, यानी कि आयरन के 2 पार्ट थे, ऑक्सीजन का उसमें 3 पार्ट था, तो इसका हम एम्पिरिकल फार्मूला लिख सकते हैं ना, एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला कैसे लिखेंगे, देखो होता क्या है कि जितना जैसा रेशियो रहेगा उसके कोफिशिएंट इतना हो जाता है, तो क्या हो गया Fe2O3, तो ये सिंपल इसका क्या था एम्पिरिकल फार्मूला। देखिए होता क्या है कि फार्मूले की बात करें कंपाउंड में,
फार्मूले दो होते हैं, एक होता है इंपिरिकल फार्मूला, एक होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। इंपिरिकल फार्मूला वो होता है जो किसी भी मॉलिक्यूल में जो एलिमेंट होते हैं किस रेशियो में होते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। और जब इंपिरिकल फार्मूला पावर n लगा देते हैं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आता है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल में जो रियल कंपोनेंट होते हैं वो जो मिलके बनाते फार्मूला बनता है, उससे होता है क्या, उसे कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। समझ में बात आ रही है ना। ठीक, जैसे क्वेश्चन और करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन आपको ये करना है। जैसे अगर कर दिया गया फाइंड नंबर ऑफ एटम्स, फाइंड नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया, जैसे आपको देखो ये भी एक, हम जितने भी क्वेश्चन यहाँ कर रहे हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन छोटा जरूर लेकिन आपको बहुत सी चीजें सिखाएगा। जैसे क्या, फाइंड नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया। यहाँ पे आपको एटम मतलब ग्राम में दे के ग्राम से आपको एटम्स के बारे में पूछा है। तो आप ये जानते हैं कि ग्राम, ये आप जान लीजिए, यहीं पर सीख लीजिए, ग्राम से मोल में जब जाते हैं क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, किससे, मॉलिक्यूलर वेट से। जब ग्राम से मोल में जाना होता है, ग्राम को डिवाइड कर किससे, मॉलिक्यूलर वेट से, मोल मिल जाता है। ठीक, और ठीक इसी का उल्टा प्रोसेस है, मोल से अगर ग्राम में जाएं तो मल्टीप्लाइड किससे कर देंगे, मॉलिक्यूलर वेट से, मॉलिक्यूलर वेट। अरे हमने यही लिखा है क्या, मोल्स बराबर क्या होता है, ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इसी का क्रॉस देखो, जैसे मोल निकालना हो ग्राम वेट दिया तो मॉलिक्यूलर वेट से, और जब ग्राम निकालना हुआ मोल दिया रहेगा तो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोसेस वही है। ठीक, अगर जैसे देखो मोल से मॉलिक्यूल निकालना है तो मल्टीप्लाइड करेंगे किससे, एवोगैड्रो नंबर यानी 6.023 इंटू 10 की पावर 23 से, है ना। तो क्या निकल के आएगा, मॉलिक्यूल्स, है ना। उसी तरह अगर मॉलिक्यूल दिया रहे, मॉलिक्यूल से मोल निकालना होगा तो किसे डिवाइड कर देंगे, एवोगैड्रो नंबर यानी 6.023 इंटू 10 की पावर 23 से, है ना। उसी तरह अगर वॉल्यूम दिया रहे, अगर वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम से मोल निकालना होगा तो क्या करेंगे, अगर लीटर में वॉल्यूम दिया है तो 22.4 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना। अगर ml में दिया रहेगा तो किससे करेंगे, 22,400 से डिवाइड कर देंगे, है ना। ठीक उसी तरह मोल दिया रहे, मोल से वॉल्यूम निकालना हुआ तो मल्टीप्लाइड किससे कर देंगे, 22.4 से, या 22, चलो एक ही बार में सीखते हैं, 22.4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर। अब अगर इतनी चीजें पता है तो ये क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा, और ये बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ना। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। आपको दिया क्या है, ग्राम दिया है, ग्राम से पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ एटम, यानी कि नंबर ऑफ एटम, अगर नंबर ऑफ एटम के बारे में पूछा है तो यहाँ पर आइए,
मॉलिक्यूल्स या एटम्स के बारे में। तो पहले इसके मोल निकालिए, यानी कि क्या, नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे, पहले निकालेंगे मोल, मोल को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एवोगैड्रो नंबर से, जो कुछ आएगा वो क्या होगा, एटम्स होगा अमोनिया का। जैसे टारगेट क्या 4.25 ग्राम, कितना है ये अमोनिया है, ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और अमोनिया का मॉलिक्यूलर आपको तो पता होगा कितना हो रहा है 17, 14 और 3 17, ये इतना मोल्स हो गए हैं। ठीक, अब मोल्स को मल्टीप्लाई किसने करना है, एवोगैड्रो नंबर 2.023 इंटू 10 के पावर 23 से, है ना। अब ये सारे जो सॉल्व करने पाएगा वो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स को डिनोट करेगा, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे और देखिए, और एटॉमिसिटी कितनी है यहाँ, इस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी कितनी है, 4। एटॉमिसिटी क्या है, 4। एटॉमिसिटी कितनी है, 4। देखो एक फार्मूला ये होता है सीधा सीधा, नंबर ऑफ एटम्स किसी भी मॉलिक्यूल का मोल्स एटॉमिसिटी इनटू एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, अगर ये फार्मूला याद है तो काफी क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे, है ना। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि किसी भी मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं, तो कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स का, क्या सबसे पहले मोल्स निकालेंगे, मोल्स का मल्टीप्लाई करेंगे किस एटॉमिसिटी से, एटॉमिसिटी से क्या होगा, एवोगैड्रो नंबर से। तो भाई हमने किया है, मोल्स निकाला, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई किससे किया, एवोगैड्रो नंबर से। तो लगभग ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो लगभग ये आता है कितना 6.202 इंटू 10 के पावर 23 आता है ना, लगभग ये इतना आता है। अब ये क्वेश्चन आपको हम बताते हैं फार्मूला बनाने का तरीका, कैसे फार्मूला बनाते हैं मॉलिक्यूल्स का, कैसे ढेर सारे एलिमेंट दे देंगे, कैसे फार्मूले का मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे फार्मूले का क्रिएशन करेंगे। ठीक, ये भी आज छोटा क्वेश्चन है लेकिन काफी कुछ सिखा के जाएगा। Eight gram oxygen and 8 gram oxygen and 25.4 gram iodine. Then find the formula of compound. Then find formula of compound. मतलब कि कहा कि 8 ग्राम ऑक्सीजन है और 25.4 ग्राम आयोडीन है, तो इससे जो कंपाउंड बनेगा उसका फार्मूला। तो सबसे पहले देखिए, इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए तो एलिमेंट लिखते हैं, एलिमेंट से उसका क्या निकालते हैं, मोल, एलिमेंट से क्या निकालते हैं, मोल्स। अब मोल का मोलर रेशियो निकालते हैं, तो जो मोलर रेशियो होता है वही उसका फार्मूला बनता है। जैसे आपने पढ़ा था कैसे, इंपीरिकल फार्मूला वाले में, है ना। तो देखिए, यानी कि यहाँ दो एलिमेंट हैं, कौन कौन से, एक ऑक्सीजन है, दूसरा आयोडीन, यानी कि एक आयोडीन है, दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है। आपको तो पता है कि आयोडीन यहाँ पर कितना दिया गया है 25.4, और आप ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से मोल निकालते हैं,
और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है ऑक्सीजन का 127 127 ना, और ऑक्सीजन का दिया गया कितना 8 ग्राम, और इसका एटॉमिक वेट कितना होता है 16, इसका एटॉमिक वेट 16। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये 0.2 आ जाएगा और ये 0.5 आएगा ना, 0.5। अब देखिए ये सिंपल एक रेशियो निकल आया, यानी कि ये क्या था मोल था, और ये क्या था यानी कि क्या ये मोल्स। आपने हम सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन सबसे पहले आपको मोल्स निकालने हैं, है ना। जब आप मोल्स निकालेंगे एक सिंपल रेशियो आ जाएगा, मोल से आप निकालेंगे मोल रेशियो, मोल रेशियो। अब यहाँ पे देखिए मोल रेशियो कैसे निकालेंगे, ये 0.2 है ये 0.5 है, और पॉइंट हमेशा एक अंक के बाद है यहाँ दोनों में, तो यहाँ सिंपल रेशियो क्या आ जाएगा 2 और ये 5 होगा कि नहीं होगा, सिंपल रेशियो। तो फार्मूला क्या बन सकता है इसका, फार्मूला इसका क्या हो जाएगा, ये मतलब कि इस कंपाउंड में सीधे ऐसे देखो, इस कंपाउंड में ऑक्सीजन और आयोडीन का रेशियो है 2H2 5, तो फार्मूला हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, फार्मूला क्या लिखेंगे I2O5, I2O5, ठीक इस तरह से इस फार्मूला बना लेंगे। लेकिन अगर इक्वल अमाउंट में दो चीजें दी हो, चाहे परसेंटेज में हो चाहे मॉलिक्यूलर वेट में हो, तो उनका जो एटॉमिक वेट का जो रेशियो होगा उनका जो इनवर्स कर देंगे तो वही उसका सिंपल फार्मूला बन जाता है। उस पर भी एक हम आसान सा क्वेश्चन कर दिखाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6, जैसे एन ऑक्साइड ऑफ सल्फर, एन ऑक्साइड ऑफ सल्फर which contains 50% oxygen, 50% oxygen, then formula of oxide, then formula of oxide। हमने फार्मूला बनाने के दो वैरायटी के क्वेश्चन कराना, दो के दो ही केस पूछे जाते हैं दोनों। पहला हम अगर इक्वल अमाउंट में नहीं दिया होगा, तो अगर इक्वल अमाउंट में नहीं दिया होगा तो उसका मोल रेस बनाएंगे, मोल से मोल रेशियो बनाएंगे, जब मोल रेशियो आ जाएगा तो उसका मोल रेशियो एलिमेंट का फार्मूला बन जाएगा, जैसे एम्पिरिकल में था। अगर वो इक्वल अमाउंट में दिया रहेगा, चाहे इक्वल परसेंटेज में दिया रहे या इक्वल मतलब इक्वल वेट में हो या परसेंटेज में हो, तो वहां क्या करेंगे उनका जो एटॉमिक वेट का रेशियो होगा सिंपल रेशियो उसका इन्वर्ट कर देंगे, सीधे सीधे फार्मूला बन जाता है। लेकिन कब, जब वो इक्वल अमाउंट में दिया रहेगा। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि सल्फर यहाँ 50% मतलब 50% सल्फर है, एंड ऑक्साइड ऑफ सल्फर विच कंटेन्स 50% ऑक्सीजन, मतलब सल्फर का कोई ऑक्साइड है 50% ऑक्सीजन है तो 50% सल्फर होगा, क्योंकि ये बाइनरी कंपाउंड है सल्फर का ऑक्साइड। तो इस केस में कैसे करते हैं ऐसे केसों सल्फ को, हमने क्या बताया कि इसमें क्या कौन कौन से एलिमेंट हैं, सल्फर है और ऑक्सीजन है ना, इक्वल अमाउंट में। तो दोनों का क्या करें एटॉमिक वेट लिखो, एटॉमिक वेट सल्फर कितना 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होगा, है ना। जब ये है, ये हमने क्या बताया था, जब इक्वल अमाउंट में होता है तो एटॉमिक वेट का क्या करते हैं इन्वर्ट कर देते हैं। इनका पहले रेशियो निकालिए, इसका रेशियो क्या होगा, अगर डिवाइड करेंगे 16 से छोटे से डिवाइड करते हैं तभी तो रेशियो निकालते हैं ना, इसका 2 आ जाएगा, इसका 1, ये 1, ये क्या होगा मोल रेशियो हो गया। अब इसके मोल रेशियो को इन्वर्ट कर दें, एटॉमिक वेट रेशियो को इन्वर्ट कर दें, इन्वर्ट करने के बाद ये क्या होगा 1H2 2 हो जाएगा, जो होगा
जब इन्वर्ट करने के बाद जो रेशियो आता है वही उसका ऑक्साइड होता है। तो यानी कि इसमें क्या होगा, फार्मूला ऑफ कंपाउंड क्या बन जाएगा, SO2। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक, यहाँ पर 2 केसेस बनते थे, हमने दोनों आपको सिखा दिया है ना। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, देखिए मोल कॉन्सेप्ट में 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक मोल से होते हैं, एक स्टोकियोमेट्री से होते हैं। स्टोकियोमेट्री मतलब ऐसे होते हैं जो रिएक्शन बेस्ड होते हैं, है ना, रिएक्शन बेस्ड, जिसमें लिमिटिंग रिएजेंट ये सब चीजें आती हैं, है ना। तो उसके भी हम कुछ क्वेश्चन बताते हैं आपको। देखिए एक्चुअली होता क्या है, मोल कॉन्सेप्ट जो होता है मोल और तोल पर बेस्ड होता है ना। मोल तोल मतलब बनिया वाली गणित पर। जैसे क्वेश्चन नंबर 7, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम required to prepare 53 ग्राम 53 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, 53 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3। यानी कि इक्वेशन में क्या कहा है कि मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 53 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, मतलब कि 53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए कितने मोल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, यही आपको यहाँ पर सीखना है ना। एक्चुअली ये यूनिटी मेथड पर बेस्ड इक्वेशन है, यानी कि इसको सॉल्व करने का तरीका यूनिटी मेथड से आप कर सकते हैं इसको। जैसे Na2CO3 ये सोडियम कार्बोनेट है कि नहीं। अब देखो अगर सोडियम कार्बोनेट की एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम है कि नहीं, लेकिन कब, अब इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं आप। जैसे एक सोडियम का 23 होता है प्लस कार्बन कितना होता है 12 प्लस 3 इंटू 16, 46 प्लस 12 48, लगभग आ जाएगा 106, यानी कि सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट 106 होता है। तो इसको यूनिटी मेथड से आपको बहुत आसान तरीके से सॉल्व करना सिखाते हैं, इसको भी सॉल्व करना सीखते हैं आप। चलिए देखिए, यानी कि 106 ग्राम सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3, 106 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को प्रिपेयर करने के लिए 3 मोल ऑक्सीजन एटम की जरूरत पड़ती है। 3 मोल ऑक्सीजन एटम की रिक्वायरमेंट होती है। देखो एक चीज जान लो कि यूनिटी मेथड में वो होता है कि जिसको निकालना होता है उसको राइट साइड लिखते हैं, जिससे निकालना होता है उसको लेफ्ट साइड लिखते हैं। ये सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। मतलब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन एटम की रिक्वायरमेंट, तो ऑक्सीजन एटम को हम राइट साइड लिख के अब यूनिटी मेथड का यूज करेंगे, है ना, कि मतलब उतने में कितना तो कितने में कितना, है ना। देखो यानी कि टोटल मॉलिक्यूलर वेट यानी कि 106 ग्राम, ये मोलर मॉलिक्यूलर वेट है कि नहीं, ये एक सोडियम कार्बोनेट का 106। तो चूंकि ना, तो क्या करेंगे 100, इसलिए है ना 1 ग्राम सोडियम कार्बोनेट के लिए Na2CO3 100
सोडियम कार्बोनेट के लिए कितने मोल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, कितने मोल ऑक्सीजन की जरूरत, ऑक्सीजन एटम की जरूरत पड़ेगी 3/106। जब 1 ग्राम का आ गया तो 53 ग्राम का ना आ जाएगा, है ना, इसलिए 53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट से कैसे निकालेंगे, 3 इंटू 106 इंटू 53, है ना, इस तरह से निकालेंगे तो कितना जाएगा 2, ये 1.5। ठीक, ये सिंपल लॉजिक था कि देखो, यानी कि 106 ग्राम के सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए 3 ऑक्सीजन के एटम की जरूरत है, तो 53 ग्राम यानी कि इसका आधा के लिए इसके आधे ऑक्सीजन एटम की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो ये एक सिंपल वे से निकालने का तरीका होता है, और कैसे निकालते हैं ये होता है। ठीक, इसी से रिलेटेड हम आपको कुछ क्वेश्चन और कराते हैं। और जितने भी स्टोकियोमेट्रिक ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं, ज्यादातर क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं तो क्या करना पड़ता है, उनके इक्वेशन को लिखना पड़ता है, इक्वेशन लिख के ही किया जाता है ज्यादातर, है ना। अभी हम आपको और ढेर सारे क्वेश्चन बताएंगे। जैसे क्वेश्चन और लिखिए, क्वेश्चन नंबर 8 ना, इसको करिए, व्हाट इज the weight of oxygen required for the complete combustion of 2.8 kg of ethylene। इक्वेशन क्या है, क्वेश्चन क्या करा है, इसमें पूछ रहा है व्हाट इज द वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 2.8 kg ऑफ एथिलीन, मतलब कि 2.8 kg एथिलीन को कंप्लीट पूर्ण रूप से कंबस्ट कराने के लिए कितने ऑक्सीजन एटम की जरूरत पड़ेगी, कितने ऑक्सीजन के वेट की जरूरत पड़ेगी, यानी कि कितने ऑक्सीजन का अमाउंट क्या होगा वो कंप्लीट कंबस्ट कराने के लिए, यही आपको निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, इस टाइप का जब क्वेश्चन आए ना, तो यहाँ आपको उसके कंबस्शन का इक्वेशन लिखने आना चाहिए, है ना। तो होता क्या है देखो, इसका पहले इक्वेशन लिखिए। जैसे होता क्या है कि एल्कीन हर का अपना कंबस्शन का फार्मूला होता है लिखने का, जैसे कि कार्बन से जैसे हम ए लिख देते हैं, जैसे CnH2n, हम एल्केन के बारे में बता रहे हैं, CnH2n मान लो इतना है ना, ये एल्केन का फार्मूला है। एल्केन को कंबस्ट कराने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी O2। जब ये होता है जितना कार्बन होते हैं उतना पहले CO2 बन जाता है, यानी कि NCO2 बन जाएंगे, है ना। अब जितने हाइड्रोजन होते हैं उसके आधे वाटर बनते हैं, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम यूज होते हैं, यानी कि यहाँ पर कितने हैं
2n+2/2 ये हो जाता है ना, होता है कि नहीं। अब 3n+1/2 ये तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती, कब ये जरूरत ये होती एल्केन के केस में। ये एल्केन का जनरल कंबस्टन का फार्मूला होता है। इस तरह से किसी भी एल्केन का कंबस्ट कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ एल्कीन के बारे में कहा गया है, और वो भी इथाइलिन, है ना, इथाइलिन। तो इथाइलिन का फार्मूला क्या होता है, C2H4, है ना। यहाँ O2 होगा। अब हमने क्या बताया, जितना कार्बन होगा उतना क्या बनेगा, CO2 बन जाएगा, है ना। जितना कार्बन होगा उतना क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। 2 कार्बन है यहाँ, एथिलीन में 2 कार्बन है, तो 2 मॉलिक्यूल किसके बन जाएंगे, CO2 के। अब जितने हाइड्रोजन होंगे उसका आधा वाटर बन जाएगा। तो यहाँ पर 4 एटम हाइड्रोजन के हैं। जब यहाँ पे 4 एटम हाइड्रोजन के हैं तो वाटर मॉलिक्यूल कितने बनेंगे, 2, है ना, 2। अब इसको बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 2 2 4 और 4 2 6 एटम है कितने, ऑक्सीजन के। अगर हम यहाँ 3 लिख दें, अब ये रिएक्शन बैलेंस है ना, 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन एटम है, 6 ऑक्सीजन एटम। ये कंप्लीट कंबस्टन रिएक्शन किसकी हो गई, एल्कीन की, और भी इथाइलिन की है ना। जब ये इथाइलिन की कंप्लीट है, अब देखो इथाइलिन का मॉलिक्यूलर वेट आपको तो पता ही होगा कितना होगा। एक कार्बन का होता है मॉलिक्यूलर वेट 12 प्लस, और यहाँ 4 हाइड्रोजन है ना, तो कितना है, 12 दूनी 24, 24 और 4 28। तो मतलब कहने की मतलब 28 ग्राम मान लो इथाइलिन है, 28 ग्राम इथाइलिन लिया गया, 28 ग्राम इथाइलिन लिया गया। जब 28 इथाइलिन है और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को कितना होता है 32, अब ये 3 है, कितना हो जाएगा 6, 96 होगा, है ना। 96 ग्राम O2 की जरूरत पड़ती है ना, 96 ग्राम। अब देखो सीधा सीधा क्वेश्चन दिया गया है, आपको पूछा क्या है। अब यहाँ पे यूनिटी मेथड लगा के आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो पूछा गया व्हाट इज द वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबस्टन ऑफ 2.8 kg ऑफ इथाइलिन। मान लो केजी में लिया गया हो, ग्राम की जगह हम केजी लिख देते हैं। चलो केजी में लेंगे सब केजी में लेंगे, ग्राम लेंगे सब ग्राम, जो मतलब यूनिट लेंगे सब सेम लेंगे, है ना। तो मतलब क्या कि क्योंकि 28 kg इथाइलिन को कंप्लीट कंबस्ट कराने के लिए कितनी जरूरत पड़ती है, 96 kg O2 की, है ना। सो 1 kg को कंप्लीट कंबस्ट कराने के लिए कितनी एथिलीन मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी, 1 kg एथिलीन मॉलिक्यूल कंप्लीट कंबस्ट कराने के लिए ऑक्सीजन की कितने मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी, तो 96/28 O2 इतना होगा नहीं। इसलिए जब एक में आ गया 22.8 kg में आ जाएगा 2.8 kg। C2H4 को कंप्लीट कंबस्ट कराने के लिए कितना चाहिए, 96 28 इंटू 2.8, है ना। अब क्या कर दें, 10 से दोनों तरफ क्या कर दें, मल्टीप्लाइड कर दें, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा, तो इससे एक हट जाएगा, कितना जाएगा 9.6 kg O2 की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को टैकल इस तरह से किया जाता है ना। केजी या इसी को ऐसे कर सकते 9.6 इंटू 10 के पावर 3 ग्राम, है ना। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच होता है। कहने का मतलब कि हर वैरायटी के जब आपको ढेर सारे क्वेश्चन किए रहेंगे तो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही वहां एग्जाम में क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ में आना चाहिए कि प्रोसेस क्या करनी है, तो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो क्योंकि जानते हैं
कि 180 मिनट टाइम होता है एग्जाम में टाइम, और 180 क्वेश्चन भी होते हैं, तो लगभग हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का समय मिलता है ना। तो यहाँ पे आप पढ़े नहीं कि क्वेश्चन को आपको टैकल करना है, तो ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह। क्वेश्चन नंबर, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है 10 ml of nitrogen, 10 ml of nitrogen and 30 ml of hydrogen after 50% reaction, after 50% reaction gives x ml ammonia, x ml of ammonia. Then find the value of x. Then find the value of x. x की क्या वैल्यू होगी ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी आपको टैकल करना है, जब भी आप सॉल्व करना है, सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनता है, और ये मेथड होता है क्या, हैबर मेथड। और हैबर मेथड का आपको इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। तो सिंपल वे में आप लिखना जानते हैं, ऐसे N2 और हाइड्रोजन, ऐसे बनता क्या है अमोनिया, NH3, ये होता है अमोनिया। अब देखो, क्योंकि नेचर में नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में पाया जाता है। तो जब यहाँ दो एटम, यानी कि एक मोल लेते हैं, दो एटम इसमें, और ये यहाँ एक नाइट्रोजन एटम और 3, तो यहाँ पे अगर दो नाइट्रोजन, तो दो नाइट्रोजन आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, है ना। अब हाइड्रोजन कितने हो गए 6, और यहाँ 2 हैं, तो 3 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो 3s2, तो ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। अब तो दो एटम यहाँ, दो एटम यहाँ नाइट्रोजन के, 6 एटम हाइड्रोजन के यहाँ, 6 एटम हाइड्रोजन के यहाँ, है ना। अब देखो होता क्या है कि किसी, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के जो ठीक सामने लिखा होता है, इसे कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब यहाँ कुछ नहीं लिखा, यहाँ 1 माना जाएगा, यहाँ 3 है और यहाँ 2। ठीक, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, यानी कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका कितना है 1, इसका 3, इसका 2, इसका 2। इसे क्या कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसे कहते हैं ना। देखो अब इक्वेशन में क्या कह रहे हैं, ये 10 ml है और ये 30 ml, यानी कि 10 ml नाइट्रोजन लिया गया था, 30 ml हाइड्रोजन लिया गया था, है ना। तो 10 ml लिया गया था, अगर ये कंप्लीट 100% रिएक्ट करता तो ये 20 ml बना होता, है ना, 20 ml बना होता है। लेकिन कहा गया 50% रिएक्शन के बाद, 50% रिएक्शन के बाद, यानी कि 50% जब रिएक्शन प्रोसीड की गई, 50% रिएक्शन जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हुआ, जब 50% प्रोसीड होगा तो मतलब आधा अमाउंट में ये कंज्यूम होगा, आधा अमाउंट में ये कंज्यूम होगा, समझ में आ रहा है ना।
तो ये कितना होगा 5 ml ये होगा और ये 15 ml ये बचेगा, क्योंकि 50% ये कंज्यूम हो रहे हैं। अगर 100% कंज्यूम होता तो 20 ml यहाँ बना होता, है ना। अब जब ये 50 ml 50% कंज्यूम हुआ, जब ये 100% हुआ होता तो 20 ml बना। अब कह रहा जब ये 50% कंज्यूम हुआ रिएक्शन, 50% रिएक्शन आगे प्रोसीड हुई तो x ml बना, कुछ x ml बना, कुछ भाई बना अमोनिया बना। अब ये x की वैल्यू आपको निकालनी थी, बस सीधे सीधे कि जब 100% हुआ, ये 10 था, 3 1:3 के रेशियो में है, 1:3, यानी कि नाइट्रोजन का 10 पार्ट 1 पार्ट कंज्यूम होगा, हाइड्रोजन का 3 पार्ट कंज्यूम होगा और अमोनिया के 2 पार्ट बनेंगे। तो जब ये आधा कंज्यूम होगा, ये भी आधा होगा, यहाँ भी तो आधा बनेगा, 10 ml अमोनिया बनेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 ml, यानी कि इस रिएक्शन में ऐसे। तो ओवरऑल आपको रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए और रिएक्शन जब लिखेंगे तो सीधा सीधा बना पाएंगे। ठीक, एक इक्वेशन और लिखते हैं इसी से। चलिए अगला इक्वेशन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं ना। अगला क्वेश्चन बनाते हैं। 10 ml ऑफ कैल्शियम 10 ग्राम ऑफ CaCO3, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग will gives CO2। अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शन नंबर 1 22.4 लीटर CO2, 2.24 लीटर CO2, तीसरा ऑप्शन 11.2 लीटर CO2, चौथा ऑप्शन 1.12 लीटर CO2। यानी कि ढेर इस तरह के क्वेश्चन देगा तो देखो, सबसे पहले इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको इक्वेशन लिखना होगा। अब इक्वेशन लिख के उस तरह से सॉल्व करेंगे जैसे हम आपको बताए हैं। देखो इस तरह से क्या होगा, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, तो कैल्शियम का ऑक्साइड बनता है और CO2 गैस रिलीज होती है ना, होती है कि नहीं। अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट 100 होता है कैल्शियम, है ना। देखो इसका कितना होगा 40 होगा, तो कार्बन का 12 होगा और इसका 48 होगा, है ना। तो ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 100 आएगा। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना होता है 100 ग्राम, है ना। अगर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करते तो 1 मोल यहाँ पर CO2 बन रहा है। 1 मोल होने का मतलब क्या 22.4 लीटर बनेगा कि नहीं, 22.4 लीटर CO2 बन रहा है, रिलीज हो रहा है ना। चूंकि आपको बताया क्या गया है 10 ग्राम के लिए, बस यूनिटी मेथड लगा दिए, क्योंकि आपको निकालना है CO2 के बारे में, तो CO2 को राइट साइड लिखेंगे, जिससे बनाना है उसे लेफ्ट साइड में लिखेंगे। क्योंकि 100 ग्राम CaCO3 से बनता कितना है 22.4 लीटर CO2, इसलिए 10 ग्राम से एक से करेंगे 22.4/100 इंटू 10 कितना 2.24 लीटर CO2 बनेगा। अब एक देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सेकंड, यानी कि सही होगा। तो इस तरह से इक्वेशन को लगाते हैं, है ना, इस तरह से इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। ठीक, चलिए
कुछ क्वेश्चन आपको लिमिटिंग रिएजेंट से बताते हैं, चलिए, है ना। एक दो क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट का भी बताते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? पहली बात जानो, ये रिएजेंट होता है। रिएजेंट मतलब वो होते हैं जिससे रिएक्शन प्रोसीड होती है, और लिमिटिंग का मतलब वो होते हैं कि जितने रिएक्टेंट की जरूरत पड़ती है उससे ये कम होते हैं। इसका मतलब रिएक्शन में जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो ऑलवेज कम होगा, और रिएक्शन सब में सबसे पहले कंज्यूम वो हो जाएगा, और जितने भी प्रोडक्ट बनेंगे लिमिटिंग रिएजेंट के डिसाइड करेगा। जब लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा तो इसका मतलब हुआ जितना भी प्रोडक्ट बनेंगे लिमिटिंग रिएजेंट को कंसीडर करके बनाया जाएगा। तो कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये आपको हम बताते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 11, जैसे कहा गया 30 ml नाइट्रोजन एंड 30 ml हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन gives ammonia. Find value of ammonia. Find amount of ammonia. ठीक, इस तरह के क्वेश्चन जब आए हैं इसका मतलब देखो 30 ml नाइट्रोजन दिया गया, 30 ml हाइड्रोजन, यहाँ पे आपको अमोनिया बनाना है। फिर आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, क्योंकि ये रिएक्शन को बिना लिखे कर नहीं सकते, क्योंकि इसमें देखो नाइट्रोजन रिएक्टेंट है और हाइड्रोजन भी रिएक्टेंट। इससे बनेगा क्या? ये हाइबर मेथड से अभी आपने बस सीखा था, क्या बनता था? NH3। इसको बैलेंस करिए, अभी बैलेंस हो गया, है ना। देखो अब ये देखो यहाँ पर ये एक अमाउंट, ये 3 अमाउंट, यानी कि नाइट्रोजन 1 हाइड्रोजन 3 अमाउंट होना चाहिए, लेकिन दो के दोनों 30-30 ml दिया गया है, यानी कि रिवर्स कर दिया गया यहाँ पर, है ना। यानी कि यहाँ पे क्या किया गया है? रिवर्स। ये भी 30 ml है ना, 30 ml, यानी कि क्या 30 ml नाइट्रोजन दे दिया गया है और 30 ml हाइड्रोजन। तो देखो सबसे पहले आपको लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करना पड़ेगा। ये भी 30 ml, ये भी 30 ml। होता क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड कैसे करते हैं? गिवन जो मोल्स होता है या वॉल्यूम होता है उसके स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करते हैं। जो लीस्ट वैल्यू आती है वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है। देखो ये भी रिएजेंट, ये भी रिएजेंट, या रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट, इन दोनों से मिलके ये बना है, तो रिएजेंट ये है। अब आपको इसमें लिमिटिंग निकालना है। हमने क्या बताया था कि जो एलिमेंट लिया जाता है उसके जो ठीक सामने लिखा वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा, यानी कि इसके आगे कुछ नहीं, इसका कोफिशिएंट 1 माना जाएगा स्टोइकियोमेट्रिक, और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 माना जाएगा। अब हमने क्या बताया कि जो गिवन मोल या वॉल्यूम होगा उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। जो लीस्ट वैल्यू होती है, जो लीस्ट वैल्यू होती है वही होती है क्या? लिमिटिंग रिएजेंट। अब देखो इसमें अगर 1 से डिवाइड करते हैं, 1 से डिवाइड करते हैं क्योंकि एक स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है तो 30 आएगा। अगर इसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट तो कितना जाएगा? 10। तो देखो यहाँ 30 यहाँ 10, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया? ये हाइड्रोजन। ये क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट। एक चीज आपको बता दें कि एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन अगर स्टोइकियोमेट्री के आते हैं तो लिमिटिंग रिएजेंट पर ही आते हैं, तो इसलिए लिमिटिंग रिएजेंट को सबसे पहले बहुत ध्यान से सुनिए। लिमिटिंग रिएजेंट ऑलवेज रिएजेंट होते हैं, और ये जितने प्रोडक्ट रिएक्टेंट में जितने प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है उससे हमेशा कम होती है, यानी कि रिएक्शन में सबसे पहले कंज्यूम लिमिटिंग रिएजेंट होते हैं। जो प्रोडक्ट डिसाइड करता है वो लिमिटिंग रिएजेंट करता है ना। अब जितने भी प्रोडक्ट बनेंगे ये ESC के डिसाइड करके बनेगा।
है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करिए। सॉल्व करते हैं। देखो सुनो, क्योंकि देखो ये एक वालों और ये 3 वालों, मतलब नाइट्रोजन 1 और हाइड्रोजन उसका 3 के रेशियो में था ना। नाइट्रोजन 1 पार्ट था तो हाइड्रोजन उसमें 3 पार्ट कंज्यूम होना था, है ना? तो देखिए, तो चूंकि 3 वॉल्यूम ना ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड किसका होता है, तो क्या इससे क्या बनता है? 2 वॉल्यूम। 2 वॉल्यूम क्या बनता था? अमोनिया, है ना? या कर सकते थे 3 ml। चलिए ml, या इक्वेशन में ml दिया था, ml ले लेते हैं। 3 ml तो क्या बन जाता था ये? 2 ml, है ना? अब होगा क्या, दिया कितना दिया है, इसलिए 1 से कितना बनेगा? 2/3 ml अमोनिया बनेगा। अब इसलिए कितना दिया गया है? 10 ml दिया गया है, 10 ml हाइड्रोजन, तो कितना बनेगा? टू ml नहीं, 30 ml दिया ना, इक्वेशन 30 ml दिया है, 30 ml दिया है, 2/3 30, तो कितना हो जाएगा? यानी कि 20 ml अमोनिया बनेगा। तो एक चीज ध्यान रखिए, ये ज्यादा था ना, ये लिमिटिंग रिएजेंट था, लेकिन ये बचा रह गया, ये ज्यादा कंज्यूम हो गया। इस रिएक्शन में अमोनिया बनाने के लिए नाइट्रोजन जो है कि 10 ml यूज हो गया, बाकी 20 ml बचा रहेगा और ये पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा। तो इसलिए 20 ml ही अमोनिया बन पाएगा। इस तरह से इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ठीक।